Radhe Radhe. Hello everyone. So, welcome to new episode of My Husband's Secret. हाँ, पहले सुनने से देख लेना कि चैनल सब्सक्राइब कर दिया है ना. सो लेट्स बिगिन. आज मनीषा जिंदगी के उस मोड़ पर खड़ी थी जहाँ से वो जो भी रास्ता लेगी उसे कुछ न कुछ खोना ही पड़ेगा. आज इस दोराहे पर खड़ी मनीषा का मन बोझिल सा था. वो सब कुछ छोड़कर कहीं दूर भागना चाहती थी और उसके पास एक मौका भी था. जब से उसे उसके बॉस ने विदेश भेजने वाली बात बताई थी तब से उसे अपनी जिंदगी में एक आशा की किरण दिखाई दे रही थी. वो अपने बॉस के केबिन से बाहर निकलकर अपनी क्यूबिकल में जाकर बैठ गई. उसके दिमाग में अभी भी सिद्धार्थ की बातें घूम रही थी. चाहकर भी वो उन बातों से खुद का पीछा नहीं छुड़ा पा रही थी. आज सिद्धार्थ ने उसके ऑफिस आकर अपनी सारी हदें पार कर दी थी. उसके अंदर एक डर सा बैठ गया था. जो इंसान उसे खुद से मिलने के लिए ब्लैकमेल कर सकता था वो उसकी इज्जत को ठेस पहुंचाने के लिए भी कुछ भी कर सकता था. ये सोचकर मनीषा के दिल की धड़कन अचानक से तेज हो गई. उसे इस बात का डर सताने लगा कि आगे जाकर कहीं सिद्धार्थ अनिरुद्ध को वो सारा सच न बता दे जिसे मनीषा ने आज तक अपने दिल में छुपा कर रखा है. ये सोचते हुए मनीषा ने फैसला किया कि इससे पहले सिद्धार्थ अनिरुद्ध को कुछ बताए उसे खुद ही अनिरुद्ध को सिद्धार्थ का काला सच बताना होगा. लेकिन तभी अनिरुद्ध का चेहरा मनीषा के सामने आ गया और उसकी सारी हिम्मत जवाब दे गई. अनिरुद्ध का उसे प्यार से छूना, उसका ध्यान रखना, उसकी इज्जत करना और उसे प्रोटेक्ट करना मनीषा को बहुत अच्छा लगता था. वो मनीषा पर पूरी तरह से भरोसा करता था. लेकिन मनीषा ने आज तक अनिरुद्ध से हर वो सच छुपाया था जिसे जानने का उसे पूरा हक था. वो खुद को अनिरुद्ध का दोषी मान रही थी. उसे डर था कि अगर किसी तरह अनिरुद्ध को उसके और सिद्धार्थ के बीच का सच पता चला तो उसे बहुत ज्यादा तकलीफ होगी. मनीषा अनिरुद्ध को दुख नहीं पहुंचाना चाहती थी, इसलिए वो आज एक बहुत बड़ा फैसला लेने वाली थी. अनिरुद्ध की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए जाने का फैसला. उसके पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था. मनीषा को यह लगने लगा था कि उसका वहां से चले जाना ही ठीक था. उसी में सबकी भलाई थी. ना वो अनिरुद्ध की जिंदगी में रहेगी और ना ही वो उसे और धोखा दे सकेगी. और विदेश जाने से बेहतर तरीका उसके पास नहीं था. लेकिन अनिरुद्ध की जिंदगी से जाने से पहले वो उसके लिए कुछ करना चाहती थी. उसने तुरंत अपना फोन उठाया और डॉक्टर हुड्डा को फोन करके उनसे मिलने के लिए कहा. डॉक्टर हुड्डा उससे मिलने के लिए तैयार हो गए. फोन रखने के बाद मनीषा वहां से निकल रही थी कि तभी अचानक वहां इनाया आ गई. इनाया के चेहरे पर खुशी साफ नजर आ रही थी. उसने मनीषा को जोर से गले लगा लिया. मनीषा को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इनाया को हुआ क्या है. वो ठीक से सांस भी नहीं ले पा रही थी. इससे पहले मनीषा दम घुटने की वजह से बेहोश हो जाती, इनाया ने अपनी पकड़ ढीली करते हुए उसे छोड़ दिया. मनीषा का पूरा चेहरा लाल हो गया था और वो हैरानी से इनाया की तरफ देख रही थी. तभी इनाया एक्साइटेड होते हुए बोली, तुझे क्या लगा तू किसी को नहीं बताएगी तो किसी को पता नहीं चलेगा? इतनी आसानी से मैं तुझे जाने नहीं दूंगी. इनाया के शब्द सुनकर मनीषा सुन्न पड़ गई. एक पल को उसके दिमाग में आया कि इनाया को कैसे पता चला कि वो सबकी जिंदगी से जाने के बारे में सोच रही थी. क्या इनाया को भी अनिरुद्ध की तरह टेलीपैथी हो रही थी? ये सोचकर मनीषा के होश उड़ गए. वो बड़ी बड़ी आंखों से इनाया को देखने लगी. तभी इनाया बोली, अब तुझे क्या हुआ? ऐसे देख रही है जैसे मैं तुझे खा जाऊंगी. अब जल्दी से बता कहाँ पार्टी दे रही है तू मुझे? मनीषा ने हैरानी से कहा. पार्टी? इनाया ने अपनी आंखें चारों ओर घुमाई. क्या करूं मैं इस लड़की का? तुझे इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है फॉरेन जाकर काम करने की और तू अपने बेस्ट फ्रेंड को बिना पार्टी दिए ही चली जाना चाहती है. इनाया की बात से मनीषा के दिल को राहत मिली. इनाया विदेश जाके काम करने की बात कर रही थी और यहाँ मनीषा तो कुछ और ही समझ बैठी. तभी मनीषा ने हैरानी से पूछा, लेकिन तुझे इस बारे में कैसे पता चला? इनाया मुस्कुराई. वो मैं अभी बॉस के केबिन गई थी कुछ फाइल्स देने के लिए. तभी मैंने उनको फोन पर किसी से बात करते हुए सुना कि वो तुझे ट्रेनिंग के लिए फॉरेन भेज रहे हैं. लेकिन तूने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई? मनीषा के दिल को तसल्ली हुई. वो बोली, मुझे भी अभी कुछ देर पहले ही पता चला, लेकिन तू इस बारे में किसी से कुछ मत कहना. इनाया ने हैरानी से पूछा, लेकिन क्यों? मनीषा नहीं चाहती थी कि किसी को ये पता चले कि वो फॉरेन जा रही है, क्योंकि किसी को पता चलने का मतलब था अनिरुद्ध तक ये खबर पहुंचना. वो अनिरुद्ध को ये बात खुद बताना चाहती थी. उसने सोच लिया था कि उसे अनिरुद्ध से कब और क्या कहना है.
उसने बहाना बनाते हुए इनाया से कहा, ये मेरे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और मैं नहीं चाहती कि किसी की नजर लगे। इनाया ने चौंकते हुए कहा, तू नजर वजर में कब से यकीन करने लग गई? खैर छोड़, मैं इसके बारे में किसी से कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन तुझे पार्टी तो देनी ही पड़ेगी। इनाया बच्चों की तरह जिद कर रही थी। उसका बचपना देखकर मनीषा का मन भर आया। बचपन से ही इनाया मनीषा की बहुत अच्छी दोस्त थी और अब मनीषा दूसरों के साथ साथ उससे भी दूर जा रही थी। वो नहीं जानती थी कि उसे फिर कब अपनी बेस्ट फ्रेंड से मिलने का मौका मिलेगा, इसलिए वो जाने से पहले अपने दोस्त के साथ कुछ अच्छे पल बिताना चाहती थी। मनीषा ने मुस्कुराते हुए इनाया से कहा, ठीक है, आज रात का डिनर हम साथ में करेंगे और वो भी तुम्हारी फेवरेट जगह पर, लेकिन अभी मुझे किसी काम से जाना है। शाम को मैं तुझे मैसेज करूंगी। ऑफिस के बाद तू सीधा मुझे वहीं मिलना। इनाया का चेहरा खिल उठा। वो एक बार फिर मनीषा से लिपट गई, लेकिन मनीषा के दिल में भावनाओं का ज्वार उठ रहा था। ऐसा बहुत कुछ था जो उसे जाने से पहले करना था। इनाया से शाम को मिलने का वादा करके मनीषा ऑफिस से निकल गई, लेकिन वो पहले एक गिफ्ट शॉप में गई और वहां से एक अच्छा सा शो पीस खरीदा। उस शो पीस को गिफ्ट रैप कराने के बाद वो उसे लेकर सीधा डॉक्टर हुड्डा के क्लिनिक पहुंची। डॉक्टर हुड्डा अपने कैबिन में बैठे कुछ रिपोर्ट्स पढ़ रहे थे। तभी मनीषा अंदर दाखिल हुई। डॉक्टर हुड्डा को हेलो बोलकर मनीषा ने वो गिफ्ट उनकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, डॉक्टर साहब, ये गिफ्ट मैं आपके लिए लाई हूँ। गिफ्ट देखकर डॉक्टर हुड्डा चौंक गए। लेकिन आज ना तो मेरा बर्थडे है और ना ही कोई त्योहार। मनीषा होठों पर मुस्कान लिए बोली, आपने जो मेरे लिए किया है उसके लिए मुझे किसी ओकेजन की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ एक थैंक यू गिफ्ट है। मनीषा की बात सुनकर डॉक्टर हुड्डा ने हैरान होते हुए वो गिफ्ट ले लिया, लेकिन मनीषा के चेहरे से उन्हें ये साफ समझ में आ रहा था कि मनीषा के मन में कुछ चल रहा है। उन्होंने मनीषा से पूछा, लेकिन अभी तो मैं तुम्हें मसाज सिखा ही रहा हूँ, फिर ये थैंक यू गिफ्ट की क्या जरूरत पड़ गई? मनीषा ने धीरे से कहा, दरअसल मेरी कंपनी मुझे किसी काम से कुछ दिनों के लिए विदेश भेज रही है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप अनिरुद्ध का ट्रीटमेंट जारी रखें। मैं आपकी शुक्रगुजार रहूंगी। डॉक्टर हुड्डा ये सुनकर थोड़ा हैरान हो गए, लेकिन उससे भी ज्यादा हैरान वो इस बात से थे कि आखिर मनीषा ऐसे क्यों बोल रही थी, जैसे वो कभी लौट कर ही नहीं आएगी। कुछ सोचने के बाद उन्होंने मुस्कुराते हुए अपना सिर हाँ में हिला दिया। उनका जवाब पाकर मनीषा खुश हो गई, लेकिन उसकी आंखों में एक दर्द सा उतर आया। डॉक्टर हुड्डा ने उसकी आंखें पढ़ ली, लेकिन इससे पहले वो मनीषा से कुछ पूछते, मनीषा उनका धन्यवाद करते हुए वहां से निकल गई। डॉक्टर हुड्डा को मनीषा का व्यवहार कुछ अजीब सा लगा। आज उसने वहां रुककर मसाज भी नहीं सीखी थी। डॉक्टर हुड्डा को उसकी चिंता हुई और उसी चिंता में उन्होंने अपना फोन उठाकर एक नंबर लगाया। एक दो बार रिंग जाने के बाद दूसरी तरफ से कैलाश की आवाज आई, जी डॉक्टर बताएं, क्या खबर है? डॉक्टर हुड्डा बोले, अभी मेरे पास मनीषा मैडम आई थी, लेकिन वो मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत परेशान है। डॉक्टर हुड्डा ने कैलाश को सारी बात बताई। पूरी बात जानने के बाद कैलाश ने चिंतित स्वर में कहा, ऐसी बात है, आपने मुझे इस बारे में इन्फॉर्म किया, उसके लिए थैंक यू। मैं अभी सर को जाके इस बारे में बताता हूँ। इतना कहकर कैलाश ने फोन रख दिया। उसे भी मनीषा की चिंता होने लगी थी। इधर कैलाश और डॉक्टर हुड्डा की चिंता से अनजान मनीषा अनाथ आश्रम गई हुई थी। जाने से पहले वो एक बार उस जगह पर जरूर जाना चाहती थी जहाँ उसे सबसे ज्यादा सुकून मिलता था। वहाँ का माहौल, वहाँ के लोग मनीषा को हमेशा से अपनेपन का एहसास कराते थे, और वहाँ सबसे ज्यादा उसका कोई अपना था तो वो थी दादी। मनीषा दादी के कमरे में बैठी उनके सिर पर तेल की मालिश कर रही थी। मनीषा शांत बैठी थी। उसके मन में उस जगह और दादी के साथ बिताई यादें घूम रही थी। दादी ने मनीषा की चुप्पी पर ध्यान देते हुए कहा, क्या हुआ है तुझे? ऐसी कौन सी बात है जो तुझे परेशान कर रही है? मनीषा जानती थी कि दादी उसे अच्छी तरह से समझती हैं। उन्हें हर बार पता चल जाता था कि मनीषा कब खुश है और कब नहीं। अगर ये कहा जाए कि दादी को सच में टेलीपैथी होती थी तो इस बात में कोई इत्तेफाक नहीं, क्योंकि एक अरसे से दादी मनीषा को अच्छे से जानती थी। मनीषा ने बहाना बनाते हुए कहा, कुछ नहीं दादी, मेरी कंपनी मुझे कुछ दिनों की ट्रेनिंग के लिए विदेश भेज रही है। मैं बस यही सोच रही हूँ कि कुछ दिन मैं आपसे नहीं मिल पाऊंगी। दादी ने मुस्कुराते हुए कहा, तो इसमें परेशान होने की क्या जरूरत है? कुछ ही दिन की बात है, कौन सा तू हमेशा के लिए जा रही है? दादी की बात सुनकर एक पल को मनीषा जम सी गई। फिर वो खुद पर काबू करते हुए बोली, लेकिन दादी मुझे दूरियां पसंद नहीं, पर मैं क्या करूं, मैं मजबूर हूँ।
दादी ने समझाते हुए कहा, लोगों के दूर होने से दिलों में दूरियां नहीं आती। जिनसे हम प्यार करते हैं वो हमेशा हमारे दिल के करीब रहते हैं। दादी की बात मनीषा के दिल को छू गई थी। ये सोचा था कि अनिरुद्ध से दूर जाकर भी वो उसे अपने मन से नहीं निकाल सकती थी, लेकिन उसके पास रहकर भी वो उसे धोखा ही दे रही थी, इसलिए उसका दूर जाना ही ठीक था। मनीषा अपने ख्यालों में खोई हुई थी कि तभी अचानक से वहाँ अनाथ आश्रम के बच्चे आ गए। मनीषा को देखकर वो सब खुशी से उसे घेर कर खड़े हो गए। कोई उससे टॉफी की मांग कर रहा था तो कोई खिलौने की, लेकिन उनकी हर मांग पर एक हक साफ झलक रहा था। उस अपनेपन के एहसास से मनीषा को सुकून मिल रहा था। उसने अपने बैग से कुछ टॉफियां और खिलौने निकाले और उन बच्चों में बांटने लगी। मनीषा से तोहफे मिलने की खुशी में उन सभी बच्चों के चेहरे खिल उठे। उनके खिले चेहरे देखकर मनीषा की आंखें नम हो गई। शायद वो उस एहसास को आखिरी बार महसूस कर रही थी। उसने बहुत हिम्मत करके ये फैसला लिया था। वो इतनी आसानी से सबसे दूर नहीं जा सकती थी, खास तौर पर अनिरुद्ध से, जिससे आज उसने एक और बात छुपाई थी, उसे छोड़ के जाने की बात। लेकिन मनीषा को नहीं पता था कि अपने ऑफिस में बैठे अनिरुद्ध को उसके फैसले की भनक पहले ही लग गई थी। अनिरुद्ध अपने कैबिन में बैठा था। तभी कैलाश वहां आकर हड़बड़ाते हुए बोला, मेरे पास अभी डॉक्टर हुड्डा का फोन आया था। उन्होंने बताया कि मनीषा मैडम अपने ऑफिस के काम के लिए विदेश जा रही हैं, लेकिन उन्होंने ये भी बताया कि मैडम कुछ परेशान लग रही थी। मुझे लगता है कि मनीषा मैडम जरूर कुछ छुपा रही हैं। ये सुनकर अनिरुद्ध के माथे की लकीरें उभर आई और वो गंभीर आवाज में बोला, लेकिन ऐसी क्या बात होगी जो मनीषा हमसे छुपा सकती है? इसका पता लगाना होगा। अनिरुद्ध के चेहरे पर एक रूखापन उतर आया। ऐसा लग रहा था जैसे उसके दिमाग में कुछ ऐसा चल रहा था जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। आखिर अनिरुद्ध क्या करने वाला था? क्या मनीषा सबसे शाम के 6 बज रहे थे। अनाथ आश्रम में वक्त कैसे बीत गया मनीषा को पता ही नहीं चला। वो दादी के साथ बैठी उनसे बातें किए जा रही थी। जब उसके पास इनाया का मैसेज आया तब उसे वक्त का अंदाजा हुआ। वो दादी से बोली, अब मुझे चलना होगा, इनाया मेरा इंतजार कर रही है। दादी ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, ठीक है, लेकिन मुझसे वादा कर, तू मुझसे मिलने जल्दी वापस आएगी, और वो भी अकेले नहीं, अपने पति के साथ। सच में वो बहुत ही नेक इंसान है। मनीषा दादी से वादा नहीं कर सकती थी, लेकिन दादी की एक बात से वो पूरी तरह सहमत थी। अनिरुद्ध सच में एक नेक इंसान था जो मनीषा का बहुत ध्यान रखता था, लेकिन मनीषा खुद को उसके लायक नहीं समझती थी। अनिरुद्ध को धोखा देने का अफसोस अभी भी उसके दिल में था। यह खलिश उसके दिल और दिमाग में हमेशा के लिए छप गई थी और हर पल किसी कांटे की तरह उसे चुभती रहती थी। मनीषा खुद चाहती थी कि वो जाने से पहले अनिरुद्ध के साथ दादी से मिलने आए, उनके साथ बैठे, बातें करे और कुछ पल अच्छे बिताए, क्योंकि दादी और अनिरुद्ध ही थे जिनसे उसे अपनेपन का एहसास मिलता था। लेकिन अब वो चीज मुमकिन नहीं थी, क्योंकि उसे डर था कि अनिरुद्ध और दादी के साथ एक साथ वक्त बिताने से कहीं वो कमजोर न पड़ जाए। इसलिए उसने दादी को झूठा दिलासा देते हुए कहा, मैं जल्दी आपसे मिलने आऊंगी, लेकिन आप मुझसे वादा करो आप अपना अच्छे से ध्यान रखोगी। दादी बोली, भला मुझे खुद का ध्यान रखने की क्या जरूरत है? तू है ना मेरा ध्यान रखने के लिए। ये सुनकर मनीषा के दिल में सैकड़ों कांटे चुभने लगे, जिसका दर्द उसकी आंखों में उतर आया। वो दादी से लिपट गई और उसने अपना मुंह छुपाते हुए धीरे से अपने आंसू पोंछे। दादी के आंचल की गर्मी मनीषा को सुकून पहुंचा रही थी कि तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। मनीषा ने जब पलटकर देखा तो दरवाजे पर एक बुजुर्ग महिला खड़ी थी। मनीषा उन्हें पहचान नहीं पाई। तभी दादी मुस्कुराती हुई बोली, अरे सुधा, आओ आओ, अंदर आओ, मैं तुम्हें अपनी पोती से मिलाती हूँ। वो बुजुर्ग महिला उन दोनों के पास आकर खड़ी हो गई। दादी ने मनीषा से उस महिला का परिचय कराते हुए कहा, ये सुधा है, अभी कुछ दिन पहले ही यहाँ आई है और कुछ ही दिनों में हम दोनों अच्छे दोस्त बन गए। और सुधा, ये है मेरी पोती मनीषा। मैंने तुमसे कहा था ना कि ये बहुत सुंदर है। सुधा जी मनीषा की तरफ गौर से देखने लगी। मनीषा ने मुस्कुराते हुए उन्हें नमस्ते किया। तभी मनीषा ने गौर किया कि सुधा जी की बाईं आंख में एक सफेद धब्बा था। जब से मनीषा ने अनिरुद्ध को अपना कॉर्निया देने के बारे में सोचा था, तब से न जाने क्यों वो हर किसी की आंखों पर ज्यादा ध्यान देने लगी थी।
वो सुधा जी की बाईं आंख को घूरे जा रही थी। तभी सुधा जी बोली, शायद तुम मेरी आंख को देखकर हैरान हो। सुधा जी की बात सुनकर मनीषा होश में आई। वो अपनी इस हरकत से बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा थी। उसे लगा कि उसे इस तरह से सुधा जी की आंख की तरफ नहीं देखना चाहिए था। वो माफी मांगते हुए बोली, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे आपके साथ इस तरह से बर्ताव नहीं करना चाहिए था। मनीषा की बात सुनकर सुधा जी मुस्कुराते हुए बोली, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। तुम्हारी जगह कोई और भी होता तो मेरी आंख देखकर सोच में पड़ जाता। दरअसल मुझे कैटरेक्ट है, जिस वजह से तुम्हें मेरी आंख में ये सफेद धब्बा दिखाई दे रहा है। इसकी वजह से मैं ठीक से देख नहीं पाती। मनीषा को सुधा जी के लिए सहानुभूति महसूस हुई। तभी सुधा जी आगे बोली, वो लोग खुश नसीब हैं जिनके पास आंखें हैं। अक्सर लोग रुपए, पैसे, बंगला, गाड़ी को ही अपना धन समझ लेते हैं, जबकि असली धन ये शरीर है जिसे ऊपर वाले ने हमें दिया है और इसे हमें संभाल कर रखना चाहिए। भले ही मेरी एक आंख किसी काम की नहीं, लेकिन मैं खुश हूँ कि कम से कम मेरी दूसरी आंख तो सही सलामत है, जो मुझे इस खूबसूरत दुनिया को देखने में मदद करती है। सुधा जी की बातों का मनीषा पर अलग ही प्रभाव पड़ रहा था। वो मन ही मन सोच रही थी कि क्या अनिरुद्ध को अपना कॉर्निया देने के बाद उसका भी नजरिया सुधा जी जैसा होगा। पहले जब कभी भी वो खुद को एक आंख के साथ इमेजिन करती थी तो उसे डर लगता था, लेकिन सुधा जी से मिलने के बाद उसका आत्मविश्वास बढ़ गया था। भले ही दोनों आंख न सही, पर दुनिया को देखने के लिए मनीषा की एक आंख उसका साथ देने वाली थी। इसी आत्मविश्वास के साथ मनीषा अनाथ आश्रम से निकलकर सीधा इनाया से मिलने पहुंची। वे दोनों दिल्ली के कनॉट प्लेस के परिक्रमा रेस्टोरेंट में डिनर करने गए। परिक्रमा एक महंगा रोटेटिंग रेस्टोरेंट था जहां दिल्ली के बड़े से बड़े लोग खाना खाने आते थे। बचपन से इनाया उस रेस्टोरेंट में जाना चाहती थी, लेकिन महंगा होने के कारण उसे वहां जाने का कभी मौका नहीं मिला। लेकिन आज मनीषा अपनी दोस्त के बचपन का सपना पूरा करना चाहती थी, क्योंकि शायद वो उसके साथ आखिरी बार डिनर पर जा रही थी, इसलिए उसे इस पल को यादगार बनाना था। रेस्टोरेंट की एक टेबल पर बैठे दोनों मेन्यू देख रहे थे। तभी मनीषा ने एक मुस्कान के साथ कहा, तू कब से यहाँ आना चाहती थी? मुझे लगा इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता। तू यहाँ आकर खुश तो है ना? मनीषा की बात सुनकर इनाया बोली, हाँ खुश तो हूँ, पर उतना नहीं जितना सोचा था। ये सुनकर मनीषा ने हैरानी से कहा, क्या मतलब? इनाया ने एक गहरी सांस भरते हुए कहा, जब हमारे पास कोई चीज नहीं होती है तब हम उसे हासिल करना चाहते हैं, जिसके लिए हम हर मुमकिन कोशिश करते हैं। पर जब हमें वो चीज मिल जाती है तब हमारे लिए वो चीज उतनी मायने नहीं रखती। लेकिन अक्सर हमें वो चीजें ज्यादा खुशी देती है जिनके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं होता है। जैसे मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं इस जगह तुम्हारे साथ आऊंगी। इस जगह से ज्यादा मुझे तुम्हारे साथ यहाँ आने की खुशी है। इनाया की बात सुनकर मनीषा सोच में पड़ गई। वो सोचने लगी कि जब उसकी शादी संजीव से तय हुई थी तब वो बहुत ज्यादा खुश थी और उसने कई सपने सजा लिए थे। लेकिन अगर उसकी शादी संजीव से ना टूटी होती तो क्या आज उसकी जिंदगी में वही खुशी, वही उत्साह होता? लेकिन अनिरुद्ध से शादी करने के बाद जो खुशी उसे मिली थी उसके बारे में तो उसने कल्पना कभी भी नहीं की थी। ये सोचकर मनीषा के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई, लेकिन अगले ही पल उसकी वो मुस्कान हल्की पड़ गई। मनीषा अनिरुद्ध के साथ खुश थी। वो अपनी आगे की जिंदगी उसके साथ बिताना चाहती थी, लेकिन उसकी किस्मत में शायद खुश होना नहीं लिखा था। अपनी मजबूरी के चलते उसे अनिरुद्ध से दूर जाना पड़ रहा था। इस ख्याल के आते ही मनीषा की नसें जाम होने लगी। उसके दिल की धड़कनें जैसे थम सी गई। लेकिन वो इनाया के सामने कुछ भी जाहिर नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने बात बदलते हुए कहा, ये फिलोसॉफिकल बातें छोड़ और ये बता कि तू क्या खाना चाहती है। इनाया मजाक करती हुई बोली, जो मिसेस रघुवंशी चाहे। अब मैं तो कभी इतने महंगे रेस्टोरेंट में गई नहीं, तो आप जैसे बड़े लोगों को ही पता होगा कि यहाँ क्या अच्छा मिलता है। ये सुनकर मनीषा ने इनाया की तरफ देखते हुए कहा, डोंट बी सार्कास्टिक, समझी? मनीषा की बात सुनकर इनाया अपने दांत फाड़कर हंस पड़ी। मनीषा ने वेटर को बुलाया, इनाया के पसंद की सारी चीजें ऑर्डर कर दी। कुछ ही देर में वेटर उनका ऑर्डर लेकर आ गया। उनकी टेबल पर इतनी सारी डिशेस थी जो 2 लोगों के हिसाब से बहुत ज्यादा थी। लेकिन मनीषा को उस वक्त पैसों की चिंता नहीं थी, बल्कि वो अपनी दोस्त के साथ कुछ बेहतरीन पल एंजॉय करना चाहती थी। तभी मनीषा का फोन बजा। उसने देखा कि अनिरुद्ध उसे कॉल कर रहा था। अनिरुद्ध का कॉल देखकर मनीषा के दिल की धड़कनें तेज हो गई। उसने झट से फोन उठाया। दूसरी तरफ से अनिरुद्ध की आवाज आई,
कहाँ हैं आप? मनीषा ने कहा, वो मैं इनाया के साथ डिनर करने परिक्रमा रेस्टोरेंट आई थी। अनिरुद्ध ने नरम लहजे में कहा, ओह, ये तो अच्छी बात है कि आप अपने दोस्त के साथ कुछ वक्त बिताना चाह रही हैं। आप लोग आराम से डिनर करें। इतना कहकर अनिरुद्ध ने फोन काट दिया। अनिरुद्ध की आवाज में एक अलग सी नरमी थी। मनीषा को उसकी आवाज सुनकर अपनेपन का एहसास होता था, लेकिन साथ ही उसे इस बात का भी अफसोस था कि शायद कुछ समय बाद वो उस आवाज को सुनने के लिए तड़प जाएगी। डिनर करने के बाद वो दोनों रेस्टोरेंट के बाहर आए। इनाया ऑटो पकड़कर वहां से चली गई, लेकिन जैसे ही मनीषा कुछ कदम आगे बढ़ी, उसे अपने सामने व्हीलचेयर पर बैठा अनिरुद्ध दिखाई दिया। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो काफी देर से वहां इंतजार कर रहा था। मनीषा उसके पास जाकर बोली, मैंने आपको ज्यादा देर इंतजार तो नहीं करवाया? अनिरुद्ध मुस्कुराते हुए बोला, आप हमारी पत्नी हैं, हम आपका इंतजार जिंदगी भर कर सकते हैं। अनिरुद्ध की बात सुनकर मनीषा सुन्न पड़ गई। उस पल में मनीषा को भविष्य की झलक साफ नजर आ रही थी। उसे अनिरुद्ध के लिए बुरा लग रहा था। अनिरुद्ध मनीषा की बहुत परवाह करता था, लेकिन मनीषा हालात के आगे मजबूर थी। न चाहते हुए भी उसे अनिरुद्ध को जिंदगी भर इंतजार करवाना पड़ेगा, लेकिन उसे धोखा देने से बेहतर उससे दूर चले जाना था। ये सोचकर मनीषा ने खुद को संभाला हुआ था। अनिरुद्ध के साथ मनीषा घर पहुंची, लेकिन रात भर उसे नींद नहीं आई। वो जाने से पहले अनिरुद्ध के लिए कुछ करना चाहती थी, इसलिए उसे सुबह का इंतजार था। सुबह होते ही मनीषा तैयार होकर घर से जल्दी निकल गई। वो सीधा राजेश के क्लिनिक गई। राजेश इनाया का कजन था और मनीषा का बहुत अच्छा दोस्त भी। पेशे से वो एक बहुत बड़ा आई सर्जन था। जब उसने मनीषा को अपने क्लिनिक में देखा तो वो खुश होते हुए बोला, अरे मनीषा, तुम यहाँ? मुझे तो लगा कि शादी के बाद तुम तो भूल ही गई। आज अचानक मेरी याद कैसे आ गई? मनीषा ने धीरे से कहा, मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए। राजेश ने हैरान होकर पूछा, फेवर? और मुझसे? मनीषा ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी एक आंख का कॉर्निया मेरे हस्बैंड अनिरुद्ध को दे दो। मनीषा की बात सुनकर राजेश के होश उड़ गए। ये तुम क्या कह रही हो? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? मनीषा के चेहरे पर एक आत्मविश्वास था। वो फैसला कर चुकी थी, लेकिन राजेश इस बात से हैरान था। तभी मनीषा ने उससे कहा, राजेश, तुम तो जानते हो कि मेरे पति देख नहीं सकते और उनका आधा शरीर पैरालाइज्ड है। उसके बावजूद उन्होंने मुझे कभी कोई परेशानी नहीं होने दी, हर समय मेरा ख्याल रखा। मैं उनका ये एहसान उतारना चाहती हूँ, इसलिए मैं ये कदम उठा रही हूँ। राजेश ने चौंकते हुए कहा, डोंट बी अ सैक्रिफिशियल फूल। एहसान उतारने के और भी बहुत से तरीके हैं, इसका मतलब ये नहीं कि तुम। मनीषा ने उसे बीच में ही रोक कर कहा, तुम्हें मेरी दोस्ती का वास्ता है राजेश, तुम्हें ये करना ही होगा। राजेश असमंजस में था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसने मनीषा को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मनीषा अपनी बात से टस से मस नहीं हुई। हार कर राजेश को उसकी जिद माननी पड़ी। ठीक है, अगर तुम ऐसा चाहती हो तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन प्लीज एक बार और सोच लो। राजेश की बात सुनकर मनीषा के चेहरे पर खुशी आ गई। वो बोली, मैं बहुत सोच समझ कर ही तुम्हारे पास आई हूँ, लेकिन याद रहे, इस बात के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए, इनाया को भी नहीं। राजेश ने कुछ सोचते हुए अपना सिर हाँ में हिलाया। मनीषा ने राजेश का धन्यवाद किया और वहां से निकल गई। मनीषा को वहां से निकले अभी कुछ मिनट ही हुए थे कि तभी राजेश के कैबिन पर दस्तक हुई। जैसे ही राजेश की नजर दरवाजे पर पड़ी, उसने हैरानी से कहा, आप? एक लंबा चौड़ा शख्स अंदर दाखिल हुआ और राजेश के पास जाकर खड़ा हो गया। वो शख्स कोई और नहीं बल्कि कैलाश था। उसने राजेश से कहा, तो क्या मनीषा मैडम यहाँ ऑपरेशन की बात करने आई थी? राजेश यह बात सुनकर शॉक्ड था। उसने हाँ में अपना सर हिलाया। कैलाश ने उसकी तरफ देखते हुए गंभीर स्वर में कहा, आज जो मैं तुमसे कहने जा रहा हूँ उसे गौर से सुनना, और हाँ, ये राज सिर्फ हम दोनों के बीच ही रहना चाहिए। कैलाश के चेहरे पर एक रूखापन था और राजेश के मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला और वो हैरानी से कैलाश की तरफ देखता रहा। आखिर कैलाश राजेश को क्या राज बताने वाला था? क्या राजेश मनीषा का ऑपरेशन करेगा? जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड। रात के 8 बज रहे थे। मनीषा आज ऑफिस के काम की वजह से देर से घर पहुंची थी। जैसे ही वो अपने कमरे में दाखिल हुई, उसने देखा वहाँ व्हीलचेयर पर बैठा अनिरुद्ध पहले से मौजूद था। उसके हाथ में एक बड़ा सा ब्राउजर और कुछ तस्वीरें थी। अनिरुद्ध को देखकर मनीषा ने हैरानी से पूछा, आज आप ऑफिस से जल्दी आ गए? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? अनिरुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, हम बिल्कुल ठीक है। आज हमारे पास ऑफिस से भी ज्यादा जरूरी काम है, इसलिए हम घर आने में देर नहीं करना चाहते थे।
अनिरुद्ध के चेहरे पर एक खुशी नजर आ रही थी। मनीषा हैरान होती हुई उसके पास जाकर बिस्तर पर बैठ गई। क्या बात है, क्या आपको मुझसे कोई जरूरी बात करनी है? अनिरुद्ध ने मुस्कुराकर मनीषा की तरफ वो ब्राउजर बढ़ाते हुए कहा, हमें आपकी मदद चाहिए, हम तो देख नहीं सकते, आप ही देखकर बताएं कि ये आपको कैसा लग रहा है। मनीषा ने हैरानी से वो ब्राउजर अपने हाथ में लिया। जैसे ही उसने पहला पन्ना खोला, उसके अंदर एक बड़े से रिजॉर्ट की तस्वीर थी। ये क्या है? मनीषा ने हैरानी से पूछा। अनिरुद्ध बोला, बुआ जी ने बताया कि साल खत्म होने में अब बस कुछ ही समय रह गया है, उसके बाद हमारी विधि विधान से शादी होगी, ये उसी का वेन्यू है। अनिरुद्ध की बात सुनकर मनीषा सुन्न पड़ गई। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। जिस बात से उसे खुश होना चाहिए था, वो आज उसे किसी डरावने सपने की तरह लग रहा था। एक तरफ जहाँ वो सब कुछ पीछे छोड़कर बहुत दूर जा रही थी, वहीं अचानक से शादी की खबर ने उसे झकझोर कर रख दिया था। उसका मुंह सूखने लगा, उसकी आवाज उसके गले में ही अटक कर रह गई। वो कुछ बोलने की कोशिश तो कर रही थी, लेकिन उसकी जुबान पर ताला पड़ गया था। तभी अनिरुद्ध बोला, यह फोटोज हैं जिनमें डेकोरेशन के लिए कई सारे डिजाइन्स हैं, आपको जो अच्छा लगे उसे पसंद कर ले, हम चाहते हैं कि ये शादी यादगार हो। मनीषा अब भी चुप थी। उसके हाथ कांप रहे थे, आंखों से आंसू बस छलकने ही वाले थे। उसकी सांसें भारी हो रही थी। अनिरुद्ध के बोले हर एक शब्द उसके दिल को छल्ली कर रहे थे। उसे ऐसा महसूस हो रहा था मानो जैसे वो किसी अतल खाई में गिरती जा रही हो, जहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। कितनी अजीब बात थी। उसकी खुशियाँ उसके सामने खत्म हो रही थी और वो कुछ नहीं कर पा रही थी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और उसके आंसू बहने लगे। मनीषा के कुछ ना बोलने पर अनिरुद्ध ने हैरानी से पूछा, आप चुप क्यों हैं? क्या आपको वेन्यू अच्छा नहीं लगा? अनिरुद्ध के सवाल करते ही मनीषा ने आंखें खोली और अपने ख्यालों से बाहर आई। उसने आंसू पोंछे और बड़ी हिम्मत करते हुए कहा, ऐसी बात नहीं है, दरअसल ये सब कुछ इतना अचानक होगा मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। अनिरुद्ध नरम आवाज में बोला, आज नहीं तो कल हमें ये करना ही था। माना हमारी शादी हो चुकी है, लेकिन घर वालों का मन भी तो देखना है। हम चाहते हैं कि हमारी शादी वो धूमधाम से करें, उनका आशीर्वाद हमारे लिए बहुत जरूरी है। जस्ट फॉर द फैमिली हमें ये करना चाहिए। मनीषा को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले, इसलिए उसने अनिरुद्ध का दिल रखने के लिए हाँ में जवाब दिया। उसके बाद मनीषा ने आगे के पन्ने पलटे। उस ब्राउजर में एक से एक खूबसूरत डिजाइन थे, लेकिन हर एक डिजाइन को देखकर मनीषा के दिल की धड़कनें तेज होती जा रही थी। पन्नों के पलटने की आवाज सुनकर अनिरुद्ध बोला, लगता है आपको एक भी डिजाइन पसंद नहीं आया, तभी आप पन्ने पलटती जा रही हैं। मनीषा हड़बड़ाती हुई बोली, नहीं वो बात नहीं है, सभी डिजाइन्स बहुत अच्छे हैं, मेरे लिए किसी एक को चुन पाना मुश्किल हो रहा है। अनिरुद्ध ने मनीषा के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहा, इसमें मुश्किल कैसी, आप इसे हमारी आंखों से देखिए, जो बेस्ट डिजाइन होगा वो आपको अपने आप नजर आ जाएगा। अनिरुद्ध के हाथ लगाते ही मनीषा के पूरे शरीर में एक सनसनाहट सी फैल गई। उसके स्पर्श में एक गर्माहट थी, जिससे एक पल को मनीषा सब कुछ भूलकर उस सपने में खो गई जो शायद कभी पूरा नहीं होने वाला था। मनीषा अपने मन में खुद को दुल्हन के लिबास में देख रही थी। साथ ही वो अनिरुद्ध को अपने पैरों पर खड़ा, शादी की शेरवानी पहनी उसके साथ 7 फेरे लेता इमेजिन कर रही थी। आसपास खड़े उन दोनों के परिवार के सदस्य उन पर फूल बरसा रहे हैं। पवित्र मंत्रों का जाप चल रहा था और हर तरफ ढोल नगाड़ों की आवाज आ रही थी। इसी कल्पना के साथ मनीषा ने कुछ और पन्ने पलटे। तभी उसकी नजर एक खूबसूरत से डिजाइन पर पड़ी। उसने मुस्कुराते हुए अनिरुद्ध से कहा, मुझे ये डिजाइन पसंद है। ये बोलते ही मनीषा को ध्यान आया कि अनिरुद्ध देख नहीं सकता था, इसलिए वो अनिरुद्ध को उस डिजाइन के बारे में बताने लगी। अनिरुद्ध उसकी हर बात बड़े गौर से सुन रहा था और उस डिजाइन की कल्पना करके खुश हो रहा था। मनीषा की सारी बात सुनने के बाद अनिरुद्ध बोला, आपको शायद पता नहीं हम कितने खुश हैं। हम खुश नसीब हैं कि हमें हमारी पत्नी से दोबारा शादी करने का मौका मिल रहा है। यू आर माई सोलमेट मनीषा, हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, हमसे अब और इंतजार नहीं हो रहा। अनिरुद्ध की बात सुनकर मनीषा आखिर उस चीज की कल्पना कैसे कर सकती थी जो कभी होने ही वाला ही नहीं था। इस ख्याल ने मनीषा के मन को विचलित कर दिया, लेकिन वो अनिरुद्ध को और धोखे में नहीं रखना चाहती थी। पर वो उससे कहती भी क्या। अनिरुद्ध के चेहरे की मुस्कान देखकर वो चुप रही, फिर कुछ सोचकर बोली, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप शादी से पहले अपनी आंखों का ऑपरेशन करवा लें। मैंने आज ही उस डोनर से बात की है और वो चाहता है कि ऑपरेशन जल्द से जल्द हो जाए।
मनीषा की बात सुनकर अनिरुद्ध के चेहरे पर गंभीर भाव आ गए। ऐसा लग रहा था जैसे उसके मन में किसी तरह की कोई उथल पुथल चल रही हो। कुछ देर की चुप्पी के बाद अनिरुद्ध वापस से मुस्कुराते हुए बोला, ठीक है, हम ऑपरेशन के लिए तैयार हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम आपको हमारी दुल्हन के रूप में अपनी आंखों से देख पाएं। अनिरुद्ध की बात से मनीषा का दिल बैठ गया, लेकिन साथ ही उसे इस बात की खुशी थी कि अनिरुद्ध ऑपरेशन के लिए राजी हो गया है। ब्राउजर देखने के बाद मनीषा अनिरुद्ध को लेकर स्टडी में चली गई। अनिरुद्ध वहां बैठकर एक किताब के पन्नों पर अपने हाथ फेरने लगा। मनीषा के पास अब कुछ ही वक्त बचा था, इसलिए वो अपना ज्यादा से ज्यादा वक्त अनिरुद्ध के साथ बिताना चाहती थी। वो स्टडी में ही रुककर एक किताब पढ़ने लगी, लेकिन उसका मन किताब पढ़ने में नहीं लग रहा था। पूरे समय वो अनिरुद्ध की तरफ ही देखे जा रही थी। उसके दिल में एक तूफान सा चल रहा था, लेकिन अनिरुद्ध को देखकर वो खुद को थोड़ा सुकून पहुंचाना चाह रही थी। अनिरुद्ध का चेहरा वो अपनी आंखों में बसा लेना चाहती थी, जिससे उसके सामने ना होने पर वो सिर्फ उसकी यादों के साथ अपना मन हल्का कर सके। तभी मनीषा को कुछ सूझा। वो अपनी जगह से उठी और बुक शेल्फ के पास गई। वहां से उसने एक स्केच बुक और एक पेंसिल उठाई और अपनी जगह पर वापस आकर बैठ गई। उसकी आंखें अनिरुद्ध के चेहरे की तरफ थीं और उसके हाथ स्केच बुक पर चल रहे थे। वो अनिरुद्ध की तस्वीर बना रही थी। वही अनिरुद्ध भी बिल्कुल किसी मूर्ति की तरह बैठा था। काफी देर से उसने अपनी किताब का पन्ना तक नहीं पलटा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो जानता हो कि मनीषा क्या कर रही है, लेकिन अनिरुद्ध इस बात से बेखबर था कि मनीषा उसकी तस्वीर बनाने में खोई हुई थी। अनिरुद्ध की भौहें, उसकी नाक और उसके होंठ देखकर मनीषा को ऐसा लग रहा था जैसे किसी कारीगर ने उसे बड़े इत्मीनान से तराशा हो। वो उसके चेहरे को हूबहू उस तस्वीर में उतार देना चाहती थी। तभी अनिरुद्ध बोल पड़ा, मनीषा, आप क्या कर रही हैं? मनीषा समझ गई कि भले ही अनिरुद्ध देख नहीं सकता था, लेकिन उसके सुनने की क्षमता काफी अच्छी थी और उसे उस शांत कमरे में मनीषा के स्केचिंग की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। मनीषा ने बहाना बनाते हुए कहा, कुछ नहीं, बस ऑफिस का काम कर रही हूँ। कल बॉस को कुछ डिजाइन्स बनाकर देने हैं, उसी में लगी हूँ। अनिरुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छी बात है, देखना एक दिन आप बहुत बड़ी डिजाइनर बनेंगी। अनिरुद्ध की बात सुनकर मनीषा के होठों पर एक मुस्कान आ गई और वो वापस से स्केच बनाने में लग गई। जब स्केच बनकर तैयार हुआ तब मनीषा को खुद की आंखों पर यकीन नहीं हुआ। वो स्केच हूबहू अनिरुद्ध के चेहरे जैसा दिख रहा था। ये आज तक मनीषा का बनाया बेस्ट स्केच था। उसे देखकर मनीषा की आंखों में आंसू आ गए और होठों पर एक मुस्कान। वो अपनी जगह से उठी और उस स्केच को बुक शेल्फ में रख दिया। मनीषा चाहती थी कि जब अनिरुद्ध की आंखें वापस आ जाए तो वह उस स्केच को देखे, क्योंकि तब शायद मनीषा उसके साथ नहीं होगी और इसी बहाने अनिरुद्ध उसे याद कर लेगा। मनीषा की आंखें नम थी, उसके दिल में भावनाओं की लहरें उठ रही थी। तभी उसे अनिरुद्ध के उबासी लेने की आवाज सुनाई दी। उसने अपने आंसू पोंछे और अनिरुद्ध के पास जाकर बोली, रात बहुत हो चुकी है, अब आपको सोना चाहिए। अनिरुद्ध ने अपना सिर हाँ में हिलाया। मनीषा अनिरुद्ध को स्टडी से निकालकर अपने कमरे में ले आई। बिस्तर पर लेटते ही अनिरुद्ध सो गया। वो इतना थक चुका था कि आज उसने मसाज भी नहीं करवाई थी। मनीषा भी उसके बगल में लेट गई, लेकिन उसे आसानी से नींद नहीं आने वाली थी। उसके मन में एक बवंडर सा चल रहा था। रात भर वो करवटें बदलती रही, उसे बेचैनी हो रही थी। बड़ी मुश्किल से मनीषा को नींद आई, लेकिन कुछ ही घंटों बाद जब खिड़की से आते सूरज की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी, उसकी आंखें खुल गई। उसने देखा कि अनिरुद्ध कमरे में नहीं था। मनीषा भी तैयार होकर घर से निकल गई, लेकिन उस दिन वो अपने ऑफिस नहीं गई, बल्कि सीधा गिफ्ट शॉप गई। कुछ लोग थे जिनसे वो आखिरी बार मिलना चाहती थी। उसने 3 गिफ्ट खरीदे और वहां से निकलकर सीधा जगदीश जी के घर गई। घर के अंदर घुसते ही उसकी नजर डाइनिंग टेबल पर बैठी लता जी पर पड़ी, जो अपनी कुछ सहेलियों के साथ पत्ते खेल रही थी। हाँ, ये सच था, लता जी ने वापस से जुआ खेलना शुरू कर दिया था। ये देखकर मनीषा को कोई हैरानी नहीं हुई। वो लता जी के पास जाती हुई बोली, माँ, मैं आप लोगों के लिए कुछ गिफ्ट्स लाई हूँ। लता जी मनीषा को अपने घर में देखकर हैरान थी, लेकिन वो अपनी सहेलियों के सामने सामान्य बर्ताव करना चाहती थी। उन्होंने मनीषा की तरफ देखे बिना कहा, तो इसे यहाँ लेकर क्यों खड़ी है? जहाँ जगह मिले वहाँ रख दे। मनीषा को उनका बोलने का अंदाज अच्छा नहीं लगा, लेकिन उसने बिना कुछ बोले वो गिफ्ट्स पास रखी एक मेज पर रख दिए। उसके बाद मनीषा सीधे उस कमरे में चली गई जहाँ वो शादी से पहले रहती थी। मनीषा को ऊपर जाता देख लता जी को बेचैनी होने लगी। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मनीषा वहाँ क्यों आई थी।
अपने कमरे में जाकर मनीषा अलमारी में कुछ ढूंढने लगी। तभी उसके हाथ वो चीज लगी जिसे लेने वो अपने मायके आई थी, उसका पासपोर्ट लेकर मनीषा वापस नीचे आ गई। लता जी की नजर अभी भी उसी पर थी। वो इतना सतर्क होकर मनीषा को देख रही थी जैसे उन्हें डर हो कि मनीषा उनके घर से कोई कीमती चीज अपने साथ न ले जाए। तभी उसकी नजर मनीषा के हाथ में पड़े पासपोर्ट पर पड़ी। तब जाके लता जी को चैन की सांस आई। वो वापस अपनी सहेलियों के साथ पत्ते खेलने में लग गई। मनीषा अपनी माँ से बात करना चाहती थी, लेकिन जब उसने देखा कि लता जी को उससे बात करने में जरा भी दिलचस्पी नहीं थी, तो वो बिना कुछ बोले वहां से निकल गई। मनीषा अभी दरवाजे के बाहर ही निकली थी कि तभी सामने का नजारा देखकर उसके पैर जम गए। सामने से अनीशा आ रही थी और उसके साथ संजीव था, जो अनीशा की कमर में हाथ रखे उसके साथ सीधा घर की तरफ आ रहा था। उन दोनों को साथ में देखकर मनीषा चौंक गई, क्योंकि उन दोनों का ब्रेकअप तो मनीषा के सामने ही हुआ था। संजीव अनीशा को धोखा दे रहा था और अनीशा ने उसे रंगे हाथों पकड़ा था। फिर ऐसा क्या हुआ जो आपस में दोनों एक हो गए? ये सोचकर मनीषा का दिल बेचैन हो रहा था। क्या अनीशा और संजीव का रिश्ता वापस से जुड़ पाएगा? कैसे सामना करेगी मनीषा उन दोनों का? क्या मनीषा दोबारा अनिरुद्ध से शादी करेगी? संजीव और अनीशा को साथ देखकर मनीषा के होश उड़ गए थे। वो बड़ी बड़ी आंखों से उन्हें अपनी तरफ आते देख रही थी। तभी अचानक अनीशा की नजर मनीषा पर पड़ी। उसे अपने घर के बाहर देखकर एक बार को तो उसे हैरानी हुई, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ गई और उसने संजीव को और ज्यादा कस के पकड़ लिया। जैसे ही वो दोनों मनीषा के पास पहुंचे, अनीशा ने तंज कसते हुए कहा, ओह माय गॉड, आज सूरज किस दिशा से निकला है? रघुवंशी खानदान की बड़ी बहू आज हमारे गरीब खाने में कैसे आ गई? मनीषा ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो चुपचाप खड़ी बस उसे देखती रही। तभी अनीशा ने संजीव को अपनी तरफ खींचते हुए कहा, देखा संजीव, कुछ लोग हमें अलग करना चाहते थे, लेकिन वो अपने मंसूबों में सफल नहीं हो पाए। पर अब हमें साथ देखकर उनकी तो बोलती ही बंद हो गई। संजीव कुछ नहीं बोला। वो बस मुस्कुराते हुए मनीषा को घूरे जा रहा था। आज मनीषा को अपनी बहन की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि आज शायद वो जाने से पहले उससे आखिरी बार मिल रही थी। भले ही उस परिवार ने उसे गोद लिया था, पर मनीषा इस बात को नहीं नकार सकती थी कि आखिर अनीशा थी तो उसकी छोटी बहन ही। मनीषा ने बिना कुछ कहे अपना हाथ अपने बैग के अंदर डाला, जिसे देखकर अनीशा चौंक गई। ये क्या कर रही हो तुम? कहीं मुझे मारने के लिए कोई हथियार तो नहीं ले आई हो साथ? तभी मनीषा ने अपने बैग के अंदर से एक सुंदर सा ब्रेसलेट निकाला। ब्रेसलेट देखकर अनीशा हैरान थी। ये ठीक वैसा ही ब्रेसलेट था जैसा कुछ साल पहले अनीशा को चाहिए था। यह वही ब्रेसलेट था जिसके बारे में करीब 2 साल पहले यह कहा जाता था कि अगर कोई लड़की उस ब्रेसलेट को पहन ले तो उसे उसका सच्चा प्यार मिल सकता है। अनीशा को जब ये पता चला था, तब वो इस ब्रेसलेट को खरीदना चाहती थी। उसने घर में कई बार इसके लिए जिद भी की थी, लेकिन काफी महंगा होने की वजह से उसके माता पिता ने वो ब्रेसलेट नहीं दिलाया था। लेकिन मनीषा ने उस वक्त ये सोच लिया था कि वो अनीशा को वो ब्रेसलेट जरूर दिलवा कर रहेगी। उसके लिए मनीषा ने खूब मेहनत की और हर महीने अपनी सैलरी से कुछ पैसे जोड़े। पिछले 2 सालों की बचत से मनीषा ने अपनी बहन के लिए वो ब्रेसलेट खरीदा था, लेकिन वो उसे कभी दे नहीं पाई। आज मनीषा को मौका मिला था अपनी बहन को वो तोहफा देने का। उस ब्रेसलेट को अनीशा बखूबी पहचानती थी, लेकिन मनीषा को ठेस पहुंचाने के लिए उसने चिढ़ते हुए कहा, ये क्या बकवास सी चीज है? मनीषा ने उस ब्रेसलेट को अनीशा की तरफ बढ़ाते हुए कहा, याद है तुम्हें ये ब्रेसलेट चाहिए था, इसलिए ये मैंने तुम्हारे लिए खरीदा था। लेकिन पिछले कुछ महीनों से हम दोनों के बीच इतना कुछ हो गया कि ये तुम्हें देने का मौका ही नहीं मिला। मैंने तुम्हारे लिए ये बहुत संभाल कर रखा था। अनीशा ने उसके हाथ से वो ब्रेसलेट छीना और उसे देखकर चिढ़ते हुए बोली, ओ प्लीज, तब मैं बच्ची थी और वैसे भी ये ब्रेसलेट उन लड़कियों के लिए था जो अपना सच्चा प्यार खोज रही थी, लेकिन अब मुझे मेरा सच्चा प्यार मिल गया है। इतना कहकर अनीशा ने संजीव का हाथ कस के पकड़ लिया। अब मुझे इस फालतू चीज की जरूरत नहीं है। ये बोलते हुए अनीशा ने उस ब्रेसलेट को जमीन पर फेंक दिया। एंड बाय द वे, तुम्हें मेरे सामने अच्छा बनने की जरूरत नहीं है। अपना तोहफा अपने पास रखो और यहाँ से निकल जाओ। मुझे और संजीव को प्राइवेसी चाहिए। वी नीड टू स्पेंड सम टाइम अलोन। ये बोलते हुए अनीशा संजीव के साथ घर के अंदर जाने लगी। तभी संजीव ने मुड़कर मनीषा की तरफ देखा। उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी। संजीव का चेहरा मनीषा से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। एक पल को उसके मन में आया कि वो उसे खींचकर एक थप्पड़ मार दे, लेकिन मनीषा ने अपने गुस्से पर काबू किया। अनीशा के लिए अब भी उसके दिल में कुछ फीलिंग्स थी। हालांकि अनीशा ने कभी भी मनीषा को प्यार नहीं किया था।
उन दोनों के वहां से जाने के बाद मनीषा अपने आसपास उस ब्रेसलेट को ढूंढने लगी। तभी उसने देखा कि कुछ कदम दूर वो ब्रेसलेट गार्डन में गीली मिट्टी से सना जमीन पर पड़ा था। मनीषा ने भारी मन से उस ब्रेसलेट को वहां से उठाकर उसे साफ किया। सच में मनीषा को आज तक इस परिवार ने या इसके सदस्यों ने पूरी तरह से नहीं अपनाया था। इस बात का मनीषा को अफसोस भी था और बहुत ज्यादा दुख भी, लेकिन मनीषा ने कभी उस परिवार को अपना माना था, इसलिए आज भी वो हर दुख चुपचाप सह रही थी। गार्डन में जाने से मनीषा के पैरों में भी गीली मिट्टी लग गई थी। मनीषा ने अपने बैग से एक टिश्यू निकाला और उस मिट्टी को साफ किया। उसके बाद मनीषा आगे जाकर सड़क पर खड़ी हो गई और ऑटो देखने लगी। तभी अचानक पीछे से किसी ने मनीषा का हाथ पकड़ा। मनीषा चौंक गई। जैसे ही वो पीछे मुड़ती उसने देखा कि उसके पीछे संजीव खड़ा था। संजीव को अपना हाथ पकड़े देख मनीषा ने गुस्से से अपना हाथ झटकते हुए कहा, ये क्या बदतमीजी है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा हाथ पकड़ने की। संजीव उसी कुटिल मुस्कान के साथ बोला, माफ कीजिएगा मिसेस रघुवंशी, मैं भूल गया था कि अब तुम वो पहले वाली मनीषा नहीं रही। सुना है तुम्हारे नाम पर रघुवंशी कंपनी के 5% शेयर्स हैं, शायद ये तेवर इसी वजह से है। संजीव के मुंह से शेयर्स की बात सुनकर मनीषा हैरान थी, लेकिन उसे तुरंत ही समझ में आ गया था कि अब वो बात सब जगह फैल चुकी थी। उसने गुस्से से कहा, ये मेरा पर्सनल मैटर है और मुझे तुमसे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए मेरा पीछा छोड़ो और चले जाओ यहाँ से। इतना बोलकर मनीषा वापस से मुंह घुमाकर सड़क की तरफ देखने लगी। तभी अचानक संजीव ने आगे बढ़ते हुए मनीषा को कमर से पकड़कर अपनी तरफ खींचा। ये देखकर मनीषा चौंक गई। सड़क पर इस तरह बिहेव करने की हिम्मत कैसे हुई इसकी। वो गुस्से से संजीव पर चिल्लाई और खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगी, लेकिन संजीव की मजबूत पकड़ के आगे मनीषा कुछ न कर सकी। तभी संजीव मनीषा को जबरदस्ती खींचते हुए अपनी कार के पास ले आया। उसने अपनी कार का दरवाजा खोला और मनीषा को उसके अंदर धकेल दिया। इससे पहले मनीषा कुछ समझ पाती संजीव कार के अंदर बैठ गया और उसने कार लॉक कर ली। मनीषा की आंखों में एक डर उतर आया। आखिर संजीव उसके साथ क्या करने वाला था। उसे संजीव के इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे थे। मनीषा ने कभी सोचा नहीं था कि संजीव ये कर सकता है। वो छटपटाई और कार से बाहर निकलने की कोशिश करने लगी, लेकिन तभी संजीव ने उसके दोनों हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। ये क्या बदतमीजी है, मुझे जाने दो। मनीषा चिल्लाती रही, लेकिन संजीव ने उसे नहीं छोड़ा। एक बार मेरी बात सुन लो, उसके बाद मैं तुम्हें जाने दूंगा, संजीव ने मनीषा को समझाते हुए कहा। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, मुझे जाने दो यहाँ से, मनीषा ने गुस्से से कहा। तभी संजीव ने अपने दोनों हाथों में मनीषा का चेहरा भरते हुए कहा, मैं अनीशा से शादी नहीं करना चाहता। संजीव के मुंह से ये बात सुनकर मनीषा ने छटपटाना बंद कर दिया और हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। हाँ, ये सच है, मुझे लगता है मैंने तुम्हें छोड़कर बहुत बड़ी गलती की है। जब मेरी तुमसे शादी तय हुई थी तब न जाने कहां से ये अनीशा हमारे बीच आ गई। उसने मुझे रिझाने की कोशिश की और मैं उसके चंगुल में फंसकर बहक गया, लेकिन अब मुझे उसका असली चेहरा देखने को मिला है। वो बात बात पर गुस्सा करती है, मुझे हर बात पर डोमिनेट करती है। मैं उसके साथ खुश नहीं हूँ। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया। मैं जान गया हूँ कि मैं अनीशा से नहीं बल्कि तुमसे प्यार करता हूँ। संजीव की बात सुनकर मनीषा के होश उड़ गए थे। वो फटी आंखों से उसकी तरफ देख रही थी। आखिर कोई इंसान इतना बेशर्म कैसे हो सकता है। इतना सब कुछ होने के बाद भी संजीव अपनी औची हरकतों से बाज नहीं आया था। उसके अंदर अभी भी इतनी हिम्मत थी कि वो मनीषा से ऐसी नीच बात कर रहा था और उसके चेहरे पर एक शिकन तक नहीं आई। मनीषा ने अपनी जिंदगी में आज तक संजीव से बड़ा बेहुदा इंसान नहीं देखा था। मैंने आज तक तुमसे ज्यादा घटिया इंसान नहीं देखा। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझसे ये बात बोलने की। पहले तुमने मुझे धोखा दिया और फिर मेरी बहन को। न जाने तुमने अनीशा को कौन सी घुट्टी पिलाई है कि उसे तुम्हारा असली चेहरा नजर ही नहीं आ रहा है। तभी इतना सब होने के बाद भी उसने वापस से तुम्हें अपना लिया और अब तुम मुझसे ये वाहियात बात बोल रहे हो। मैं अपनी बहन की शादी तुम जैसे धोखेबाज इंसान से कभी नहीं होने दूंगी। इससे पहले मैं कुछ गलत कर बैठूं, मुझे यहाँ से जाने दो। इतना कहकर मनीषा गुस्से से कार से बाहर उतर गई। तभी संजीव भी उसके पीछे कार से उतरता हुआ तेज आवाज में बोला, मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारी बहन से शादी करने का। वो तो तुम्हारे घर वाले ही मुझे अपना दामाद बनाने के लिए उतावले हुए पड़े हैं। वो जबरदस्ती अपनी छोटी बेटी को मेरे साथ बांध रहे हैं जिससे वो मेरे पैसों से अपनी जरूरतें पूरी कर सके। ये सुनकर मनीषा के पैर अचानक से रुक गए। उसने पीछे मुड़ते हुए संजीव की तरफ हैरानी से देखा। संजीव के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उसने जो कुछ भी बोला वो उस पर पूरी तरह से अडिग था।
तभी मनीषा ने गुस्से से कहा, मेरे घर वालों को तुम्हारे पैसों में कोई दिलचस्पी नहीं है। मेरे पापा फैक्ट्री के मालिक हैं और उनके पास इतने पैसे हैं कि वो अपने परिवार की जरूरतें पूरी कर सके। ये सुनकर संजीव जोर जोर से हंसने लगा। मनीषा उसे हैरानी से घूरे जा रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर संजीव को हो क्या गया है। क्या वो पागल हो गया था या फिर कुछ ऐसा था जिसके बारे में मनीषा को पता नहीं था। तभी संजीव हंसते हुए बोला, ऐसा है क्या? तो जाओ, जाकर अपने बाप से पूछो कि सच्चाई क्या है। इतना कहकर संजीव हंसता हुआ वापस लता जी के घर के अंदर चला गया। संजीव की बात सुनकर मनीषा हैरत में थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसी कौन सी बात थी जिससे वो अनजान थी। मनीषा का सर घूमने लगा, लेकिन उसने ये ठान लिया था कि उसे सच्चाई की जड़ तक पहुंचना होगा और अगर उसे सच्चाई तक का रास्ता कोई दिखा सकता था तो वो थे उसके पिता जगदीश जी। मनीषा ने एक ऑटो पकड़ा और सीधा अपने पिता की फैक्ट्री की तरफ निकल गई। रास्ते में उसके मन में कई सवाल चल रहे थे। बचपन से लेकर आज तक जगदीश जी ने अपने परिवार की हर छोटी बड़ी जरूरतें पूरी की थी। जब वो प्रताप रघुवंशी जी के घर में नौकरी करते थे तब उनकी तनख्वाह इतनी ज्यादा नहीं थी। उसके बावजूद भी उन्होंने अपना परिवार चलाने में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। उन्होंने कभी भी किसी को कोई कमी नहीं होने दी। और मनीषा तो अपने पापा की परी थी। एक बार को लता जी मनीषा की जरूरत पूरी करना भूल जाएं, लेकिन जगदीश जी अपनी बेटी को हर वो चीज लाकर देते थे जो उसे चाहिए होती थी। इतने साल की मेहनत के बाद जगदीश जी ने अपनी फैक्ट्री खोली थी। उन्होंने बहुत संघर्ष किया था, लेकिन फिर भी उन्होंने कभी ना हार मानी और ना ही किसी के सामने हाथ फैलाए थे। फिर आज ऐसा क्या हो गया था जो उसके परिवार को संजीव के पैसों की जरूरत आ पड़ी? ये सवाल मनीषा अपने पिता को उस रूप में देखकर चौंक गई थी। उसके सामने सब कुछ घूमता हुआ नजर आ रहा था। वो ठीक से कुछ सोच नहीं पा रही थी। उसके पापा यहाँ इस हालत में नहीं, उसके पापा इस फैक्ट्री के मालिक थे और आज तक उन्हें सूट में देखा गया था, लेकिन आज उन्हें इस तरह देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि वो उस पेपर फैक्ट्री के मालिक हैं, बल्कि उनका पहनावा उस फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर्स जैसा था। मनीषा ये सब देखकर दंग रह गई थी। तभी उसके कदम अपने आप जगदीश जी की तरफ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगे और वो उनके एकदम पास जाकर खड़ी हो गई। जैसे ही जगदीश जी की नजर मनीषा पर पड़ी, उनके हाथ पैर फूल गए। वो अपना काम बीच में ही छोड़कर किसी मूर्ति की तरह जम गए। दोनों एक दूसरे की तरफ गौर से देख रहे थे, लेकिन दोनों में से किसी के मुंह से एक शब्द तक नहीं निकल रहा था। उन दोनों के बीच एक सन्नाटा छा गया था। मनीषा अपने आंसू कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रही थी। तभी जगदीश जी ने ऑकवर्डनेस को तोड़ते हुए स्माइल करते हुए कहा, मनीषा बेटी, तुम यहाँ? अचानक सब ठीक है ना? उनके बोलने के अंदाज से ही लग रहा था जैसे वो बात टालने के लिए बात करने की कोशिश कर रहे हो। मनीषा को उनकी झिझक साफ समझ में आ रही थी, इसलिए परिस्थिति को ज्यादा अजीब ना बनाते हुए उसने मुस्कुरा कर कहा, मैं ठीक हूँ पापा, आपकी याद आ रही थी इसलिए मिलने चली आई। जगदीश जी खुश होते हुए बोले, अच्छा किया बेटा, मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। मनीषा के नॉर्मल रिएक्ट करने पर जगदीश जी के चेहरे का तनाव कम होता नजर आ रहा था, लेकिन अभी भी कुछ ऐसा था जिसकी झिझक उनके अंदर साफ झलक रही थी। तभी अचानक एक सायरन की तेज आवाज आई और फैक्ट्री के अंदर से सभी मजदूर बाहर आने लगे। फैक्ट्री में लंच ब्रेक हुआ था। मनीषा ने उसका फायदा उठाते हुए जगदीश जी से कहा, आज मैं आपको अपने साथ लंच पर ले जाना चाहती हूँ, आप चलेंगे ना? जगदीश जी के चेहरे पर एक दर्द उतर आया। वो नम आंखों के साथ अपनी बेटी को देख रहे थे। उन्होंने बिना कुछ बोले अपना सर हाँ में हिला दिया। जगदीश जी का जवाब पाकर मनीषा का चेहरा खिल उठा। वो अपने पिता के साथ फैक्ट्री के बगल वाले रेस्टोरेंट में चली गई। वहां उसने अपने पिता की मनपसंद चीजें ऑर्डर की और फिर वो दोनों अपने ऑर्डर के आने का इंतजार करने लगे। उन दोनों के बीच अभी भी एक शांति पसरी हुई थी। रेस्टोरेंट में बैठे लोग उन दोनों की तरफ घूर घूर के देख रहे थे। शायद जगदीश जी ने कपड़े ही ऐसे पहने थे कि सबकी नजर उनके ऊपर थी। अक्सर ये दुनिया किसी भी इंसान को उसके पहनावे और रंग रूप से जज कर लेती है और जगदीश जी के साथ भी वैसा ही हो रहा था। एक बड़े से रेस्टोरेंट में एक मामूली से वर्कर को देख पाना किसी से भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। जगदीश जी उन सब की आंखों को पढ़ पा रहे थे। शर्म और हीन भावना से भरे जगदीश जी ने धीमी आवाज में मनीषा से कहा, बेटा क्या हम किसी और जगह खाना खाने नहीं चल सकते? मनीषा ने दृढ़ता से जवाब दिया, क्यों पापा, इस जगह में क्या बुराई है? क्या हम बाप बेटी एक अच्छे रेस्टोरेंट में साथ बैठकर खाना नहीं खा सकते?
जिसे ये देखकर परेशानी हो रही है वो अपनी आंखें बंद कर ले, हम तो यहीं पर लंच करेंगे। मनीषा ने ये बात थोड़ी तेज आवाज में बोली थी, जिसे सुनकर वहाँ बैठे बाकी लोगों की आंखें झुक गई। तभी जगदीश जी बोले, मेरी वजह से तुम अपनी बेइज्जती क्यों करवा रही हो? मैं नहीं चाहता कि मेरे साथ साथ लोग तुम्हें भी जज करें। मनीषा ने ये बात नकारते हुए कहा, ऐसा कुछ नहीं है पापा, आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? जगदीश जी की आंखें नम हो गई। वो मनीषा की आंखों में वो सारे सवाल पढ़ पा रहे थे जो उसने अपने दिल में तो छुपा रखे थे, लेकिन जुबान पर लाने से डर रही थी। जगदीश जी ने अपनी तरफ से मनीषा को सारी सच्चाई बतानी शुरू की। मैं जानता हूँ इस वक्त तुम्हारे मन में कई सवाल हैं और मैं तुम्हें उन सब के जवाब देने के लिए तैयार हूँ। पिछले महीने मुझे बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस हुआ और मैंने जो मार्केट से पैसा उठाया था वो सारा पैसा डूब गया। नुकसान होते ही सभी महाजन लोग अपना अपना पैसा मांगने लगे। मेरे पास कुछ भी नहीं था। मैं उनसे वक्त मांगता रहा, लेकिन जब फिर भी बात नहीं बनी तो मेरी फैक्ट्री नीलाम हो गई। घर चलाने के लिए मैंने ही फैक्ट्री में मजदूरी कर ली। जगदीश जी की बात सुनते हुए मनीषा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने शिकायत करते हुए पूछा, लेकिन पापा इतना सब कुछ हो गया और आपने मुझे बताया भी नहीं। जगदीश जी अफसोस करते हुए बोले, क्या बताता, मैं तो पहले से तुम्हारा गुनाहगार हूँ। मैंने तुम्हारे साथ ठीक नहीं किया, धोखा दिया। लालच में आकर मैंने अनिरुद्ध के दादाजी के पेपर्स पर से तुम्हारा नाम हटा दिया और अनीशा का लिख दिया। मैं तुम्हारा बहुत बड़ा गुनाहगार हूँ, यहाँ तक कि मैंने तुमसे माफी भी नहीं मांगी। ये सुनकर मनीषा ने उनकी बात नकारते हुए कहा, ऐसा कुछ नहीं है पापा, आपको मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। अनिरुद्ध बहुत अच्छे हैं और मैं उनके साथ खुश हूँ। ये बोलते बोलते मनीषा का गला भर आया। अचानक से उसे ये बात सताने लगी कि अब उसका और अनिरुद्ध का साथ बस कुछ ही समय का रह गया था, लेकिन ये बात वो अपने पिता के सामने जाहिर नहीं करना चाहती थी। तभी जगदीश जी बोले, मैं जानता हूँ मनीषा, ये सब तुम सिर्फ इसलिए बोल रही हो क्योंकि तुम नहीं चाहती कि मुझे तुम्हारे लिए बुरा लगे। मनीषा ने तुरंत तेजी से अपना सर ना में हिलाते हुए कहा, नहीं पापा, मैं सच बोल रही हूँ। अनिरुद्ध मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, मेरी हर पसंद नापसंद का अंदाजा है उन्हें। वो हर समय मेरी फिक्र करते हैं, कभी मुझे दुखी नहीं होने देते। वो मेरे पति होने के साथ साथ एक अच्छे दोस्त की तरह मेरी परवाह और इज्जत करते हैं। मनीषा अनिरुद्ध की तारीफ करती जा रही थी। उसका एक्साइटमेंट और खुशी देखकर जगदीश जी को यकीन होने लगा था कि मनीषा जो कुछ भी कह रही थी वो बिल्कुल सच था। अब उनके चेहरे पर मनीषा के लिए फिक्र कम होती नजर आ रही थी। अनिरुद्ध के बारे में काफी देर तक बातें करते हुए मनीषा को एहसास हुआ कि वो शायद कुछ ज्यादा ही बोल रही थी। वो अचानक से चुप हो गई। उसने देखा कि जगदीश जी के चेहरे पर एक मुस्कान थी और वो गौर से उसकी तरफ देख रहे थे। कुछ देर की चुप्पी के बाद मनीषा बोली, लेकिन पापा, संजीव बिल्कुल भी अच्छा आदमी नहीं है। अगर उसकी और अनीशा की शादी हो गई तो अनीशा का पूरा भविष्य बर्बाद हो जाएगा। ये सुनकर जगदीश जी के चेहरे पर फिर से एक चिंता के भाव आ गए। तुम ठीक कह रही हो मनीषा, मुझे भी संजीव पसंद नहीं। खास तौर पर उसने जैसा तुम्हारे साथ किया उसके बाद तो मैं उसे बर्दाश्त भी नहीं कर सकता। लेकिन तुम अपनी माँ को तो जानती ही हो, हमारे बुरे हालात में उसे सिर्फ संजीव का पैसा नजर आ रहा है और अनीशा भी अपनी माँ के कहने पर ही चल रही है। मैं अकेला और मजबूर हूँ, चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता। इतना कहकर जगदीश जी रोने लगे। मनीषा ने अपने पिता को शांत कराते हुए कहा, आप अकेले नहीं है पापा, आपकी बड़ी बेटी हमेशा आपके साथ है। इतना कहकर मनीषा ने अपना हाथ जगदीश जी के हाथ के ऊपर रख दिया। जगदीश जी ने भी मनीषा के हाथ के ऊपर अपना दूसरा हाथ रखते हुए कहा, सिर्फ तुम ही तो हो जिसकी वजह से मैं जिंदा हूँ। ये सुनकर मनीषा का दिल करुणा से भर गया। माहौल को हल्का करने के लिए मनीषा ने बात बदलते हुए कहा, अच्छा, अभी पता चल जाएगा कि आप मुझे कितना प्यार करते हैं। अपना पर्स दीजिए। जगदीश जी ने हैरान होते हुए अपना पर्स मनीषा के हाथ में दिया। मनीषा ने जब पर्स खोला तो उसमें सिर्फ 300 रुपए थे। ये देखकर मनीषा को दुख हुआ, लेकिन खुद पर काबू पाते हुए वो बोली, आपके पर्स में मेरी और अनीशा की एक तस्वीर हुआ करती थी, वो कहाँ है? मेरी शादी क्या हुई, आप तो मुझे पराया धन मान बैठे। ये सुनकर जगदीश जी ने अपने आंसू पोंछे, फिर एक हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, जरा पर्स के पीछे वाली पॉकेट में देखो। मनीषा ने पर्स के पीछे वाली पॉकेट में देखा, वहाँ उसे एक तस्वीर नजर आई। जब मनीषा ने उसे बाहर निकाला तो उसने देखा कि वो तस्वीर उसके खुद की थी, लेकिन उस तस्वीर में वो अकेली थी। ये देखकर मनीषा ने हैरानी से जगदीश जी की तरफ देखा। जगदीश जी ने मुस्कुराते हुए बोला, माना बेटियां पराया धन होती हैं,
लेकिन मेरी बड़ी बेटी कभी पराई नहीं हो सकती। पराये तो वो हैं जिन्होंने मुझे कभी अपना समझा ही नहीं। इसलिए मैंने अपने पर्स में अपनी सिर्फ बड़ी बेटी की तस्वीर रखी है। मनीषा के होठों पर मुस्कान थी और आंखों में आंसू। अपने पिता के लिए आज उसके मन में प्यार और इज्जत और बढ़ गई थी, लेकिन साथ ही उसे इस बात का दुख भी था कि अनिरुद्ध के साथ साथ वो उन्हें भी छोड़कर दूर जा रही है। उस वक्त मनीषा के दिल में कई सारे जज्बात किसी तूफान का रूप ले रहे थे। कुछ ही देर में उनका ऑर्डर आ गया। मनीषा और जगदीश जी ने पेट भर के खाना खाया और ढेर सारी बातें की। मनीषा उन सुनहरे पलों को अपनी यादों में कैद करके अपने साथ ले जाना चाहती थी, क्योंकि सिर्फ यादें ही थी जो एक अनजान देश में उसके जीने का सहारा बनने वाली थी। उसके बाद मनीषा ने अपने पिता से विदा ली। जगदीश जी वापस से फैक्ट्री चले गए और अपना काम करने लगे, लेकिन मनीषा अभी भी फैक्ट्री के बाहर खड़ी थी। उसे अपने पिता की फिक्र हो रही थी। जिंदगी भर उन्होंने अपने परिवार के लिए मेहनत की थी और खुद के लिए कुछ नहीं किया था। मनीषा जाने से पहले अपने पिता के लिए कुछ करना चाहती थी। उसने तुरंत अपने अकाउंट से जगदीश जी के अकाउंट में 5 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए। कुछ ही देर में उसके फोन पर मैसेज आया कि उसके अकाउंट से 5 लाख रुपए डेबिट हो गए हैं। ये देखकर मनीषा ने चैन की सांस लिया और जगदीश जी के नंबर पर फोन किया। दूसरी तरफ से फोन उठते ही मनीषा बोली, पापा आप मेरी बात का बुरा मत मानिएगा, मैंने अभी अभी आपके अकाउंट में 5 लाख रुपए ट्रांसफर किए हैं। ये मैं उस वक्त भी कर सकती थी जब मैं आपके साथ थी, लेकिन मैं जानती थी कि आप मुझे मना कर देते। ये सुनकर जगदीश जी चौंक उठे। मनीषा बेटा, ये तुमने क्या किया? मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे लाचार समझो। मनीषा उनकी बात काटते हुए बोली, ऐसा नहीं है पापा, आज तक आपने मेरे लिए जो कुछ भी किया है वो किसी एहसान से कम नहीं है, लेकिन आप ये मत समझिएगा कि मैंने आपका एहसान उतारने के लिए ये सब कुछ किया है। मैं सिर्फ एक बेटी होने का फर्ज निभा रही हूँ और आप मुझसे एक बेटी होने का हक मत छीनिए। ये पैसे सिर्फ आपके हैं। माँ और अनीशा को इस बारे में कुछ मत बताइएगा और आगे से किसी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे जरूर बताइएगा। मैं पराया धन नहीं, आपकी अपनी बेटी हूँ। जगदीश जी की आंखें छलक उठी। आज उन्हें मनीषा की असल कीमत समझ में आई थी। एक अनाथ होते हुए भी वो अपना बेटी होने का फर्ज निभा रही थी, वहीं उनकी अपनी सगी बेटी उन्हें पराई सी लगने लगी थी। जगदीश जी ने मनीषा को आशीर्वाद देते हुए फोन काट दिया। फोन कटते ही मनीषा की आंखों में आंसुओं की बाढ़ आ गई, लेकिन ये आंसू पछतावे के नहीं बल्कि खुशी के थे। आज वो सही मायने में एक काबिल बेटी बनकर खड़ी थी। मनीषा ने अपने आंसू पोंछे और रघुवंशी स्टेट की तरफ चल दी। वो ऑटो ढूंढ रही थी कि तभी उसके फोन पर एक मैसेज आया। जैसे ही उसने अपना फोन चेक किया, उस पर राजेश का मैसेज था। परसों सर्जरी है, मैं कुछ चीजें भेज रहा हूँ, उनकी तैयारियां कर लेना। मैसेज पढ़ते ही एक पल को मनीषा का दिमाग सुन्न पड़ गया। कॉर्निया ट्रांसप्लांट का फैसला उसने खुद लिया था, लेकिन अब जब वो दिन करीब आ रहा था तो न जाने मनीषा को अजीब सी बेचैनी क्यों हो रही थी। उसने अपने मन में सोचा, कहीं मैं सर्जरी कराने में जल्दी तो नहीं कर रही? क्या मुझे कुछ और वक्त रुक जाना चाहिए? क्या फैसला लेगी मनीषा? क्या सर्जरी के नाम? सो थैंक्स फॉर लिसनिंग। कमेंट बॉक्स में बताइए कैसा लगा एपिसोड। अपने रिमार्क्स दीजिए और छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। साथ में देख जिसका सब्सक्राइब करना रह गया वो जल्दी से सब्सक्राइब करे। और थैंक्स फॉर लिसनिंग। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। राधे राधे।